नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्शन बुलेटिन। 23 में प्रदेश, 24 में देश। विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव से संबंधित तमाम वो खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है, इस बुलेटिन में समेटकर खासतौर पर आप पर लेकर आते हैं। वो मुद्दे जिनके इर्द गिर्द चुनाव की चीजें रह सकती हैं, वो मुद्दे, वो बातें या वो वादे जिस पर राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें रखकर जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे तमाम मुद्दों को समेट कर लेकर आते हैं। साथ ही आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय जुड़ा हुआ है ओबीसी को लेकर। मध्य प्रदेश में ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए किस तरह की कवायद वहां पर अभी से शुरू हो गई है, इस पर बातचीत करेंगे। परिवर्तन वाली पॉलिटिक्स, ओबीसी का एजेंडा फिक्स, ये हमारा आज का मुख्य मुद्दा है। और सियासत जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश से। सियासत में मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के संतुलन से जीत का फॉर्मूला तय होता है। चुनाव कोई भी हो, अलग अलग समाज और वर्गों को जिसने साध लिया, जीत उसे ही मिलती है। और इसी सियासी गणित को देखते हुए एमपी कांग्रेस पिछड़ा कार्ड खेलने की तैयारी में है। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस परिवर्तन पदयात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। क्या है कांग्रेस की परिवर्तन पदयात्रा? क्या 2023 का चुनाव पिछड़ा कार्ड के बूते पर पार लगेगा? और कांग्रेस जिस रणनीति के तहत आगे चल रही है, क्या उसको इसमें कामयाबी मिल पाएगी? और कांग्रेस की इस रणनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल किस तरह की काट लेकर सामने आएंगे, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभय प्रताप सिंह जी, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आनंद जाट जी, और साथ ही प्रदेश संयोजक ओबीसी वर्ग की तरफ से, ओबीसी महासभा की तरफ से लोकेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ में हैं। लोकेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आपसे बातचीत के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए देखिए कि ओबीसी वोटर्स के संदर्भ में किस तरह की रणनीति इस वक्त अपनाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और क्या कुछ बयानबाजी बीजेपी की तरफ से हुई है। मध्य प्रदेश में फिर पिछड़ा पॉलिटिक्स, ओबीसी वोटर्स को साधने की जुगत, परिवर्तन यात्रा से बनेगी बात। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अब पदयात्रा का सहारा लेने जा रही है। यात्रा का एजेंडा ओबीसी वर्ग है, जिन्हें साधने के लिए कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ 15 अप्रैल से परिवर्तन पदयात्रा निकालेगी। यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ओबीसी वर्ग को उनके हितों के बारे में जानकारी देगी। इसके साथ 15 महीने की कमलनाथ सरकार के ओबीसी वर्ग के लिए किए गए कार्यों को बताएगी। ये यात्रा 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण की शुरुआत सीधी जिले से होकर नर्मदापुरम जिले में समाप्त होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय कमलनाथ जी ने ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया था। युवाओं को रोजगार देने की बात की, उनको और भी स्कॉलरशिप वगैरह की, सब कुछ हुआ। पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस पार्टी का इस बात को लेकर जनता के बीच में है, और हम अपनी जानकारियां उनको दे रहे हैं। कमलनाथ जी कार्यकाल में क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह धोखा दिया है ओबीसी को, उनका आरक्षण नहीं दिया, कानून पास होने के बाद भी नहीं किया, स्कॉलरशिप नहीं दी गई है, ओबीसी के वर्गों को वोट बैंक के रूप में मान के चलते हैं। इस सबको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा यात्रा निकाली जा रही है, जिसको परिवर्तन यात्रा का नाम दिया गया है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि एमपी कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के साथ केवल छलावा किया है। ये कितनी भी यात्राएं निकाल लें, फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव में पिछड़ा वर्ग बीजेपी का ही साथ देगा। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जो भी यात्राएं निकालती है, एक दिन की सुर्खियां बटोरने के लिए काम करती है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 ओबीसी मुख्यमंत्री दिए मध्य प्रदेश को, और ओबीसी वर्ग की अगर कोई सच्ची हितैषी है तो वो भाजपा सरकार है। बहरहाल कांग्रेस ने मिशन 23 के लिए अपना एजेंडा फिक्स कर दिया है। वो ओबीसी वोटर्स के सहारे अपनी नैया पार लगाना चाहती है। अब ये बड़ा सवाल है कि पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से उसे कितना फायदा होगा। सवाल ये भी है कि बीजेपी इसका काउंटर कैसे करेगी। दुष्यंत पराशर, IBC 24, भोपाल। तो कांग्रेस ने एक तरह से अपनी रणनीति सामने रख दी है और पदयात्रा के जरिए तमाम ओबीसी वर्ग के बीच अपनी बात रखने की कोशिश, ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश। इन सब के बीच चुनौती बीजेपी के सामने कि इसका काउंटर किस तरह से रखती है। अभय प्रताप सिंह जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। किस तरह का काउंटर और ये जो रणनीति कांग्रेस की है, किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस
पिछड़ा वर्ग के मामले में हरदम कांग्रेस की कथनियों करनी में बड़ा फर्क रहा है। कांग्रेस हमेशा इन वर्गों के वोटों से सत्ता में आती रही है और लगातार आती रही है, और लेकिन उसको उसका नेतृत्व कभी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने देश की 50% से ज्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग को, केंद्र में भी मोदी जी को ओबीसी वर्ग से प्रधानमंत्री बनाकर उसका नेतृत्व दिया। और जैसा मध्य प्रदेश में भी अभी हमारे आपके चैनल पे बता रहे थे कि 3 मुख्यमंत्री थी, हिमानी उमा जी, बाबूलाल गौर जी और शिवराज जी भी है वर्तमान में। तो भारतीय जनता पार्टी ने सही मायने में अपने वर्ग के लोगों के लिए, उनके हित के लिए निर्णय करने के लिए उन्हीं लोगों के हाथों में जो है सरकार सत्ता सौंपी है, और कांग्रेस केवल वोटों पर राज करती है। इसलिए जनता मध्य प्रदेश की बहुत भली भांति इनको समझती है, इसे मध्य प्रदेश से इन्हें दूर रखा है। अभय प्रताप जी, इन सब के बीच आपने जो बातें कही हैं उसके संदर्भ में मैं आनंद जाट जी के पास जरूर जाऊंगा, लेकिन इन सब के बीच एक हाल ही में फैसला कैबिनेट की तरफ से लिया गया जिसके तहत थर्ड जेंडर को भी ओबीसी वर्ग के तहत आरक्षण देने का फैसला आप लोगों ने किया है। तो ओबीसी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में भी तो है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? और इसका लेकर विरोध भी शुरू हो रहा है। देखिए, जब इंदिरा साहनी एवं अन्य वर्सेस भारत संघ के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। कैसा इन्होंने आयोग का 1993 में गठन किया, जिसको ना कोई सिविल कोर्ट की शक्तियां जिसके पास थी, उसकी शिकायतें और दूसरा आयोग जनजातीय आयोग सुना करता था। मोदी जी ने आकर 123वां संवैधानिक संशोधन किया और पिछड़ा वर्ग आयोग को उसके अधिकार दिए। अब पिछड़ा वर्ग अपनी शिकायतों को सुन रहा है, उसका निराकरण कर रहा है। राज्यों को उन्होंने अधिकार दिए कि अपने हिसाब से राज्य जो है पिछड़ा वर्ग के जो हमारी जाति है उसका पुनर्निर्धारण कर सकते हैं। ये मोदी जी ने आके दिए हैं। नीट में आकर, मेडिकल में आकर 27% आरक्षण मोदी जी ने दिया है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में 27% आरक्षण ओबीसी को मोदी जी ने दिया है। तो आप पूरा व्यापक स्तर पर, आज अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शिवराज जी ने विदेश भेजे हैं ओबीसी के जो हमारे मेधावी छात्र हैं, विदेश शिक्षा करने के लिए उनको उन्होंने छात्रवृत्ति दी है। जापान भेज रहे हैं उनको ट्रेनिंग के लिए, जो कौशल है उनका। उनको मिलाकर यहाँ पर लगातार अभय प्रताप जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार ओबीसी के लिए बहुत सारे काम किए हैं। आनंद जाट जी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी ने पदयात्रा निकालने की बात कही है, क्या ओबीसी वर्ग के हित को ध्यान में रखकर ये कर रहे हैं, या जिस तरह के आंकड़े हैं कि प्रदेश में ओबीसी वोटर्स की संख्या 48% से ज्यादा है, 100 सीटें प्रदेश की ऐसी है जहां पर ओबीसी वर्ग सीधा सीधा दखल देता है, 230 में से 60 सीटें ऐसी है जहां पर विधायक इस वक्त ओबीसी वर्ग से हैं। ये जो फिगर्स है ये ध्यान में है या ओबीसी वर्ग का हित ध्यान में, क्या कहेंगे आनंद जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 18 साल के शासन को अगर मध्य प्रदेश में देखें तो एक कोई फैसला ये बता दें जिससे ओबीसी वर्ग का कल्याण हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं खुली चुनौती देता हूं। 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब आई तब आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में विधानसभा से पारित हुआ। वो क्यों खत्म हुआ, कैसी कानूनी पेचीदगियां रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे खत्म किया। जहां कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए था, उस विवाद के कारण मध्य प्रदेश में पंचायतों में पिछड़ा वर्ग का जो 27% आरक्षण था वो खत्म किया गया। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। और इससे पहले रामजी महाजन आयोग जो पिछड़ा वर्ग की वस्तु स्थिति के अध्ययन के लिए आयोग बना था, वो भी आदरणीय अर्जुन सिंह जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उन्होंने बनवाया था। 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है क्या? ये पिछड़ा वर्ग के जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो 13 महीने से लोक शिक्षण संचालनालय के सामने धरना दे रहे हैं, 13 महीने। और ये सरकार जो है लूट की, झूठ की और सौदेबाजी की जो सरकार है, इसने किसानों की कर्ज माफी पर कुठाराघात किया है। किसान क्या पिछड़ा वर्ग के नहीं होते हैं? वो किसान कर्ज माफी की पुण्य का काम था, उस काम को क्यों रोक दिया गया? ये बीजेपी का ओबीसी आनंद जी, बीजेपी के संदर्भ में आप लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। मेरा सीधा सा सवाल ये था कि जो आपकी पद यात्रा है वो पद यात्रा वाकई में ओबीसी वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, या जो मेरे आंकड़े मैंने आपके सामने रखे उस आंकड़ों की वजह से पार्टी अपना हित भी ओबीसी वर्ग के जरिए देख रही है? आनंद जी, सीधा इसका जवाब दीजिएगा।
देखिए, बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ये जो सौदेबाजी की सरकार है, चला चली की बेला में है। और मध्य प्रदेश की जनता को केवल ये बताना है कि ये सरकार ने मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को और मध्य प्रदेश की जनता को कैसे ठगा है। तो ये तो जन जागरूकता का अभियान है। और कांग्रेस चूंकि आंदोलन से निकली पार्टी है और लगातार जो पीड़ित जनता है उसके पास जाकर उसकी आवाज सुनने का काम हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पीड़ित जनता के पास जाकर उनकी आवाज सुनने का काम कर रहे हैं। अभय जी, संक्षेप में इस पर काउंटर दीजिएगा, फिर मैं लोकेंद्र जी के पास जाऊंगा। अभय जी, देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी सरकार हो, शिवराज जी की सरकार हो, 6 लाख से लेकर 8 लाख क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई है। ऐसे अनेकों क्रांतिकारी निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं पिछड़ा वर्ग के लिए। इसलिए पिछड़ा वर्ग अपना हित जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मानता है। लोकेंद्र गुर्जर जी, आपसे जाना चाहेंगे, पंचायत चुनाव की उन्होंने बात करी, 27% आरक्षण जी, ठीक है, आता हूं, इन्हीं के लोग गए थे हाई कोर्ट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। लोकेंद्र जी से एक बार बात कर लें। लोकेंद्र जी ने आप दोनों को सुना। लोकेंद्र जी ओबीसी महासभा से आते हैं, प्रदेश संयोजक हैं। लोकेंद्र जी, आपका वर्ग किस तरह से देख रहा है? चूंकि 2023 में चुनाव है और चुनाव में तमाम पार्टियां ओबीसी वर्ग को साधने की पूरी कोशिश करेंगी। लोकेंद्र जी, आप क्या सोच रहे हैं ओबीसी वर्ग से होते हुए? देखिए सर, ओबीसी का जब भी चुनाव आता है, पार्टियों का मकसद रहता है कि कैसे भी ओबीसी को अपना हितैषी बताएं और ओबीसी का वोट लेने का काम करें जी। जिस तरीके से अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथी बोल रहे थे कि ओबीसी के लिए हमने ये किया वो किया, 27% के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि बीजेपी सच में 27% के लिए प्रतिबद्ध है तो मध्य प्रदेश में 27% लागू क्यों नहीं हो रहा है? अभी पीएससी के रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहे हैं? अभी शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 27% क्यों नहीं मिल रहा है? अभी भी कोई भी भर्ती निकलती है, इधर से 27% में निकलती है, उधर स्टे लग जाता है। क्यों हो जाता है? हाई कोर्ट आपसे कईयों बार मांग चुका कि आप डेटा पेश करिए कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कराती है? ओबीसी का डाटा क्यों पेश नहीं करती है? तो ये स्थिति है, कथनी करनी में बहुत फर्क है। अब मैं बात आता हूं कांग्रेस पे। आपने जैसा कि बोला कि अभी उनकी परिवर्तन यात्रा हो रही है, हमारे भाई साथ में बैठे हुए हैं, हमारे ओबीसी से ही आते हैं, जाट साहब। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब कांग्रेस सरकार ने 27% रिजर्वेशन लागू किया था इस मध्य प्रदेश में जी, उसके बाद जैसे ही हाई कोर्ट से स्टे लगा, हाई कोर्ट में स्टे लगने के बाद सिर्फ 2 भर्ती पे, पीएससी और स्कूल शिक्षा, 2 पर स्टे था। 2 के अलावा किसी में भी स्टे नहीं था। इन्होंने पूरी सरकार, इनके जो महाधिवक्ता थे वो खड़े नहीं होते थे, इनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जो विधि विभाग के, उनसे मैं मिला, इनके प्रदेश के मुखिया कमलनाथ जी से मैं मिला। मैंने बोला कि प्रदेश में अभी भी जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो 27% आप कंटिन्यू रखिए। सिर्फ 2 ही मामले में स्टे है, लेकिन साफ सुनने के यहाँ किसी के पास टाइम ही नहीं था। नहीं वो स्टे है, वो स्टे है, वो स्टे है। अब ये बताइए, जब स्टे था, आपकी सरकार गिर गई, तो उसके बाद बीजेपी ने फिर कैसे 27% उसका अभिमत हाई कोर्ट से मंगा के, और कैसे उन्होंने उस चीज को, भले उन्होंने अभय जी से भी सवाल और आनंद जाट जी से भी सवाल, हमारे साथ में प्रदेश संयोजक हैं ओबीसी महासभा के, और उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बात करिए, कांग्रेस संदर्भ में। अभय प्रताप जी जवाब दीजिएगा। ओबीसी वर्ग, आप कह रहे हैं कि बहुत सारा काम किया। लोकेंद्र जी आ रहा हूं, लोकेंद्र जी आ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारा काम किया, ओबीसी वर्ग कह रहा है कि हमारा तो आरक्षण जो था वो भी हमको नहीं मिल पा रहा है, ये जो नियुक्तियां होनी थी वो सब अटकी हुई हैं। क्या कहेंगे इस पर अभय जी? देखिए, लोकेंद्र जी को मैं बता दूं कि मैं भी पिछड़े वर्ग से आता हूं और बुंदेलखंड से आता हूं, और बुंदेलखंड में क्या स्थितियां रही और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद क्या स्थितियां सुधरी है, ये सभी जानते हैं। आज 27 ओबीसी के मंत्री हैं केंद्र नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में, जिसका परिचय भी कांग्रेस ने वहां संसद में नहीं होने दिया था, छोड़ के भाग गए थे सदन जो है। तो इस तरह का सारा अधिकार ओबीसी के लिए कि वो अपने निर्णय करें, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मध्य प्रदेश में भी 27% जो पंचायत चुनाव की बात कर रहे थे मेरे मित्र कांग्रेस के, यही लोग गए थे उसके खिलाफ हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है पूरी शिवराज सरकार ने, उन्होंने अपनी विदेश यात्रा रद्द की और पूरी इसको लड़ाई लड़ी। ये महाराष्ट्र में है सत्ता में, वहां इन्होंने बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत के चुनाव कराए, लेकिन मध्य प्रदेश ने ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराकर ओबीसी को उसका अधिकार दिया। ठीक है, आनंद जाट साहब क्या कहेंगे? लोकेंद्र जी ने सीधे से सवाल आपकी सरकार पर भी उठाया, भले ही 15 महीने सत्ता में रहे, लेकिन आरक्षण को लेकर जो कुछ करना था वो नहीं कर पाए।
मेरा एक छोटा सा सवाल है हितेन जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है अभय प्रताप सिंह जी से। अभय जी, आपकी पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या विरोध में है? जातिगत जनगणना के पक्ष में है या विरोध में है आपकी पार्टी? देखिए, ये मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये जो भी निर्णय है, हमारा नेतृत्व इस निर्णय पर विचार करके लेता है, इसलिए निर्णय लेने वाली हमारा नेतृत्व वो है। लेकिन ओबीसी के लिए हमने क्या क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी विरोधी चेहरा उजागर होता है। खड़े ही नहीं हुए, ये कहते हैं हम ओबीसी के हितैषी हैं, तो जातिगत जनगणना पर क्यों आपत्ति है? जातिगत जनगणना पर आपत्ति क्यों है? कोई आपत्ति नहीं है, जनगणना पर आपत्ति क्यों है? आप जो है पिछड़ा वर्ग के हितैषी बनने का ढोंग छोड़ दीजिए। जिस प्रकार से 3 काले कृषि कानून पिछड़ा वर्ग समाज की जमीन लूटने के लिए लाए गए, वो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। किस प्रकार से मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण का विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ठीक है आनंद जी, चलिए ठीक है आनंद जी, मैंने भी एक सवाल पूछा था आनंद जी, मैंने भी एक सवाल पूछा था आपका, और लोकेन्द्र जी ने जो बात कही उसी लोकेन्द्र जी के जवाब से ही, उसी के हवाले से मैंने आपसे सवाल पूछा था। लोकेन्द्र जी ने कहा कि जब आपकी सत्ता भी थी, यानी कमलनाथ की भी सत्ता थी, 15 महीने ही इस पर ही आप रहे, आप लोगों ने भी उतना नहीं किया ओबीसी के लिए जितना करना चाहिए था आरक्षण के संदर्भ में भी। इस पर क्या जवाब आपका आनंद जी? बहुत सीधा सा जवाब है कि ये जो शासकीय प्रक्रिया है वो नियमों के तहत चलती है, और उसमें बहुत सिंपल है कि जब हमने जुलाई 2019 में आरक्षण देने का फैसला किया, विधानसभा से पास करवाया, तो उसके बाद वो 2020 में सरकार ही चली गई। बहुत लंबा समय मिला था क्या? बहुत लंबा समय था क्या? मैं बस इतना पूछना चाहता हूं। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब 27% आरक्षण की बात आती है तो केंद्र में 27% आरक्षण देने वाले कांग्रेस के नेता आदरणीय दाऊ साहब अर्जुन सिंह जी थे, जिन्होंने मानव संसाधन मंत्री के तौर पर 27% आरक्षण का कोटा दिया था ओबीसी को। और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी रामजी महाजन आयोग उन्होंने गठित किया और 27% ठीक है लोकेन्द्र जी, आपके ही सवाल पर दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधियों से मैंने जवाब किया। लोकेन्द्र जी, आप किस तरह से देख रहे हैं 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं? मैंने तमाम फिगर्स भी आपके सामने रखी है, आपके वर्ग की ताकत भी बताई। लोकेन्द्र जी बताइए। बिल्कुल जैसे कि अभय प्रताप जी अभी बोल रहे थे कि उन्होंने पंचायत चुनाव का माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा कैंसिल करके इस प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन को बचाने का प्रयास किया। तो आप ये बताइए, इससे पहले ओबीसी के 56 जनपद अध्यक्ष बनते थे, अब 30 बनते हैं। पहले से मध्य प्रदेश में लगभग हमारे जो 4000 सरपंच बनते थे, अब वो 3000 बनते हैं। पहले से मध्य प्रदेश में 180 जिला पंचायत सदस्य बनते थे, मात्र 80 बनते हैं। तो आपने रिजर्वेशन हमको दिया कि आधा तो आपने हमसे छीन लिया। ऐसा कौन सा आप रिजर्वेशन, इससे तो बेहतर है कम से कम ना देते तो हम कह तो सकते थे कि आपने हमें रिजर्वेशन नहीं दिया। आपने हमको रिजर्वेशन छीना, फिर हमको दिया, आपने आधा करके हमको दे दिया। तो ओबीसी वर्ग सब जानता है कि इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। 2023 में जैसे कि भी आनंद भाई हमारे बोल रहे थे कि समय हमको ज़्यादा नहीं मिला था आरोप लगाने का, वो है। तो आनंद जी आप ये बताइए, जब उस दिन कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो आपके एडवोकेट जनरल आराम से अपनी कुर्सी पे ऐसे महक के ऐसे हो के टेढ़े होकर नीचे ही बैठे रहे और सुनवाई होके स्टे लग गया। वो कहाँ सो रहे थे? ये कानूनी प्रक्रिया थी या लापरवाही थी? सरकार क्यों उनको उस मामले में सचेत क्यों नहीं था? क्यों फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने ये क्यों नहीं कहा कि एडवोकेट जनरल कल ही हटाया जाता है, नया एडवोकेट जनरल हम लेके आएंगे जो ओबीसी को लेकर उसको लेकर ओबीसी रिजर्वेशन स्टे हो गया। पार्टी के विधायकों ने 27% आरक्षण का विरोध किया था, भाजपा ने 27% आरक्षण का विधानसभा में विरोध किया था। मैं उस बात को तो भी बोल रहा हूं ना आनंद भाई, मैं उस बात को बोल रहा हूं। हमारी नियत नहीं होती तो हम क्यों लाते? और ऐसा एक बार नहीं है, हमने आनंद भाई मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बीजेपी की कथनी करनी में बहुत फर्क रहता है, लेकिन नेता आपके भी ओबीसी के लेकर सिंसियर नहीं है। पदयात्रा कर रहे हैं। आप ये बताइए, जुलाई 2019 में जब विधानसभा में ठीक है
विधानसभा में जुलाई 2019 लेकिन मैं कह रहा हूँ आप पदयात्रा निकल रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन ये अपने नेताओं से बोल के रखिए। ठीक है लोकेन जी मेरा एक सवाल, फाइनल मेरे पास समय की कमी है, इस तरह से फाइनल कमेंट लोकेन जी आपसे ले रहा हूं। लोकेन जी, कांग्रेस पार्टी ये जो पदयात्रा निकाल रही है, इस पदयात्रा के संदर्भ में आप किस तरह की राय रख रहे हैं, या पूरा जो आपका समाज है वो किस तरह की राय रखता है, इस पर बताइएगा। फाइनल कमेंट के रूप में अपनी बात रखिएगा लोकेन जी। नहीं, अभी इन्होंने पदयात्रा निकाल ली है, आज ही हम लोगों को मालूम पड़ा है। हम तो मैं बिल्कुल संक्षेप में बोल रहा हूं, हम तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बीजेपी को भी बोलते हैं कि आप भी ओबीसी का काम जगाने का काम करिए, हम भी कहते हैं हम भी ओबीसी को लेकिन ये तय कर लीजिए कि सच में ओबीसी का भला करना है तो आप 27% को लागू करवाने की अपने आनंद जी क्या कहेंगे फाइनल कमेंट इस संदर्भ में, इस परिवर्तन यात्रा के जरिए क्या कुछ उम्मीद करें? जनगणना, जातिगत जनगणना, ठीक है लोकेन जी आनंद जी, समय की कमी, आनंद जी सुनामी आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की ये जन विरोधी सरकार जो है मध्य प्रदेश से जाने वाली है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, किसानों की कर्ज माफी, ओल्ड पेंशन स्कीम और 1500 रुपए महिलाओं को हर माह देने का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में दोबारा 2023 में शुरू करने जा रहे हैं। 2023 में किस तरह से देख रहे हैं? ओबीसी को ही फायदा होना है, ओबीसी को ही फायदा होना है। ठीक है, देखिए ओबीसी वर्ग के लिए अनुकूल और वातावरण भारतीय जनता पार्टी में ही है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व का मामला हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात हो, किसानों को हो, महिलाओं को हो, भारतीय जनता पार्टी में ही उनका विकास। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का ये लगातार दावा है कि हमने ओबीसी वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है और अगर ओबीसी का विकास कोई कर सकता है तो बीजेपी कर सकती है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हम लगातार ओबीसी वर्ग के बीच में जाएंगे। इस परिवर्तन पदयात्रा का असर 2023 में जरूर देखने को मिलेगा। तो लोकेंद्र गुर्जर जो कि ओबीसी महासभा से हैं, वो अब उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों तरफ से क्या कुछ है देखने की स्थिति में, और ओबीसी वर्ग वाकई में किसके साथ जाता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।